हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया था। उसमें जितने भी टॉपिक थे हमने वो सारे ही डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस लेसन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस किया था, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक थे उन्हें कवर किया था। इसमें हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है और किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले हमने क्या किया था, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल देखे थे, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल में दो चीज़ें आई थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसके बाद हमने देखा था कि क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने क्या देखा था, अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप हमारा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये मैं आपको एक चैप्टर की बता रही हूँ कि इस चैप्टर के टॉपिक्स बता रही हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको एक बार फिर से पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक थे इस चैप्टर में। आइसोलेशन में हमने क्या किया था, जो डीएनए है, पीस ऑफ डीएनए है, जिसे हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसे हमने फॉरेन सेल से आइसोलेट किया था, यानी कि निकाला था। आइसोलेशन के बाद हमने फिर क्या किया था, आइसोलेशन के बाद हमने देखा था कि जो वहाँ पे जो डीएनए है, अब हमने डीएनए को क्या किया, वहाँ पे उसकी कटिंग की, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, स्पेसिफिक पार्ट चाहिए था, एक पार्ट चाहिए हमें। हमने उस पार्ट को अलग करने के लिए वहाँ पे कटिंग की थी। और उसके बाद जब हमने क्या कर दिया, डीएनए को की कटिंग कर दी है, उसके बाद हमने क्या किया, अब उसे जो डीएनए में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी, अब उसके लिए हमने क्या किया, वहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वहाँ पे यूज़ किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने जो डीएनए था, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो हमने डीएनए को फिर विजुअलाइज़ किया था, किस प्रकार से किया था, आपको पूरी प्रोसेस वहाँ पे बताई गई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डीएनए की कटिंग के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। कहाँ से प्राप्त किया गया है इन्हें प्राप्त किया गया है प्रोकैरियोट सेल से इन्हें प्राप्त किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टिकी एंड्स क्या होते हैं और ब्लड एंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि वेक्टर क्या है और वेक्टर को हमने कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमारे पास आई थी लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। इसमें हमने ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और क्लोनिंग वेक्टर के क्या फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के बारे में। आपने साथ ही क्या क्या जाना, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में जाना। और उसके बाद हमने एक प्लाज्मिड को डिटेल में पढ़ा था, वो प्लाज्मिड था TBR-322 प्लाज्मिड। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास इंसर्शन और इनएक्टिवेशन आया था। उसके बाद हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फॉरेन डीएनए को हम किस प्रकार से यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में डाल रहे हैं। अब हमने कहा कि किस प्रकार से हम फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल में डालेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अब किस प्रकार से फॉरेन डीएनए को हम एनिमल सेल के अंदर डालते हैं। उसके बाद हमने पीसीआर पढ़ा था। पीसीआर के बाद हमारे पास वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र आया था। और फिर हमने पढ़ा था बायो रिएक्टर। और लास्ट में जो हमारे पास आया था वो आया था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, ये मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा है हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, कथन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, सबसे पहला जो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंध रखता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास प्लाज्मिड, सेकंड है म्यूटेशन, थर्ड है प्लास्टिड और चौथा है हेटेरोसिस।
अब आपको बताना है कि इन चारों में से आपका ऑप्शन क्या है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन लिख के, ऑप्शन लिख के अपने आंसर को टिक कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप मैच करेंगे और जितने भी हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लास्ट में आप अपना स्कोर देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया और कितने गलत किए हैं। तो आप अपने आंसर को पहले टिक करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका क्वेश्चन आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पे आपको सुना सुना जो वर्ड लग रहा है वो क्या है, प्लाज्मिड है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। म्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने म्यूटेशन की बात नहीं की थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यूटेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस में कुछ चेंज आ जाएगा, उसके नंबर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन की बात हमने नहीं की थी, प्लास्टिड की बात यहाँ पे नहीं हुई थी, हेटेरोसिस की बात यहाँ पे नहीं हुई थी। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, यानी कि प्लाज्मिड होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। अब आपके पास चार ऑप्शन हैं। आप पहला है प्राइमेज, दूसरा है ट्रांसक्रिप्टेज, तीसरा है डीएनए लाइगेज और चौथा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आप अपने आंसर को यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो डीएनए है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डीएनए है जिसे हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल किस प्रकार से हो पाया है, मतलब इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से जो डीएनए है, डीएनए को हम एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे, प्राइमेज। तो प्राइमेज का क्या काम है, प्राइमेज का काम होता है पीसीआर में। तो पीसीआर क्या कर रहा था, प्राइमेज क्या कर रहा था कि 3' एंड से जुड़ रहा था। और प्राइमेज के साथ एक और एंजाइम था, वहाँ पे वो क्या कर रहा था कि जो डीएनए टेम्पलेट है, जो सिंगल स्ट्रैंड है उसे डबल स्ट्रैंड में ये चेंज कर रहे थे एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके। तो प्राइमेज का फंक्शन अलग ही हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि डीएनए का जो पीस है उसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेर फेर कर रहे हैं, किस चीज़ की वजह से कर रहे हैं। बी आता है ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टेज का भी नाम नहीं आएगा, डीएनए लाइगेज का भी नहीं आएगा। ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो क्या होगा, डी होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से ही हम क्या करते हैं, डीएनए के पीस को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही क्या करते हैं, डीएनए को स्पेसिफिक जगह से काटते हैं, यानी कि विशिष्ट जगह से निर्धारित करते हैं और उन्हें वहां से काटते हैं। क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, दो वर्ड हमारे पास आए थे। ये एंडो है और दूसरा वर्ड हमारे पास एक्सो आया था। क्या बताया गया था आपको कि क्या होते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। अगर हम बात करें एंडोन्यूक्लियस की, हमने कहा ये क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है एंडो। एंडो यानी कि इसकी कटिंग कहाँ से होगी, बीच वाले किसी पोर्शन से यहाँ से होगी, बीच वाला पोर्शन यहाँ पे कट हो रहा है। अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियस की, अगर बात हो रही है, हमने कहा ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है। अब ये कहाँ से कटिंग करेगा, ये यहाँ से, ये जो बाहर वाले जो एंड होते हैं यहाँ से कटिंग करेगा एक्सोन्यूक्लियस। दो प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने बात की थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, जो डीएनए है डीएनए को अंदर से कट कर रहा है, अंदर यानी कि मिड पार्ट से कर रहा है। एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, डीएनए को बाहर की तरफ से काट रहा है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में टिक करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, पीसीआर इज द मेथड फॉर, यानी कि आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, आपको बताना है कि पीसीआर जो मेथड है वो किसके लिए है, यानी कि किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारे पास आया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास आता है, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
और लास्ट हमारे पास आता है स्टडी ऑफ एंजाइम्स के लिए। तो पीसीआर को हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, और पीसीआर में हमने क्या देखा था, किस चीज़ के लिए पीसीआर यूज़ हो रहा है। तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर पहले ही आ जाता है ए, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया था, पीसीआर का यूज़ किया था। क्या होता है पीसीआर का फंक्शन, क्या होता है कि हमने एक डीएनए की टेम्पलेट को लिया था, यानी पीस ऑफ डीएनए लिया था, और उससे हमने डीएनए की बहुत सारे कॉपी बनाई थी। तो इसीलिए पीसीआर का यूज़ कहाँ पे होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होगा। डीएनए सीक्वेंसिंग में यहाँ पे नहीं होता है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी नहीं होगा, और एंजाइम की स्टडी में भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ए है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीसीआर का यूज़ होता है। आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा गया है द प्लाज्मिड, यानी कि ये क्वेश्चन है क्या है प्लाज्मिड, आपसे यही पूछा गया है कि प्लाज्मिड क्या है। तो आपके पास ऑप्शन में आया, ऑप्शन में ए में आपके पास आया, इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या कह रहा है हमारा ऑप्शन ए कि जो प्लाज्मिड है वो जेनेटिक पार्ट है, यानी कि एक्स्ट्रा जेनेटिक पार्ट है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें कहा गया है कि प्लाज्मिड इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया, यानी कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोनेंट है, यानी कि घटक है। ऑप्शन नंबर सी में आपसे कहा गया है कि प्लाज्मिड इज अ जीन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि प्लाज्मिड जीन है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और लास्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है प्लाज्मिड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये आपको बताना है कि प्लाज्मिड क्या है। तो सबसे लास्ट का अगर ऑप्शन देखें कि हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जब हमने प्लाज्मिड की बात की थी, तो रेस्पिरेशन की बात हमने नहीं की थी, ये जो आंसर है पहले ही हट जाता है। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि जीन्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी प्लाज्मिड में फिट नहीं बैठता है। फिर जो ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि प्लाज्मिड क्या है, जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल का क्या है, घटक है, ये भी इससे फिट नहीं बैठता है। आंसर सही क्या होगा हमारा, आंसर हमारा होगा सही ए, क्योंकि हमने जितनी बार प्लाज्मिड की बात की थी हमने कहा था कि ये क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, हमने क्या कहा, ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है इसे ही हमने क्या कहा था, प्लाज्मिड कहा था। यही क्या है, प्लाज्मिड है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में टिक करेंगे। The sequence that controls the copy number of a linked DNA in the vector is termed, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल करती है कॉपी नंबर को, डीएनए की कॉपी को कंट्रोल करती है प्लाज्मिड में, यानी कि कंट्रोल करती है या फिर डीएनए की कॉपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इनमें से वो कौन सी चीज है। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास आया सेलेक्टेबल मार्कर, सेकंड है रिकॉग्निशन साइट है, सी है पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, और लास्ट है ओआरआई साइट है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि डीएनए की कॉपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या फिर डीएनए की कॉपी को कंट्रोल करती है। सारे ही जो ऑप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, ये जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं चारों हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को आपको याद रखना है, हमने पढ़ा है हर एक चीज के बारे में डीप में। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करना है, अपने ऑप्शन को देखना है, पहले तो आप अपने जो आंसर है उसे टिक करेंगे, उसके बाद हर एक चीज को देखेंगे, आपको इनमें से चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
चलिए, तो अगर हम बात करें हर एक ऑप्शन की, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। कुछ ऐसे मार्कर थे जिन मार्कर की हेल्प से हमने क्या किया था, अपने रिकॉम्बिनेंट सेल को देखा था। अब आपको रिकॉम्बिनेंट सेल का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हमने क्या किया था, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ हमने कहाँ पे किया था, जब हमें अपनी रिकॉम्बिनेंट सेल को फाइंड करना था, खोजना था। यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा। सेलेक्टेबल मार्कर का कॉपी किसी डीएनए की कॉपी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सेकेंड, हमने कहा था रिकॉग्निशन साइट। जब हमने कहा था कि हम डीएनए की कटिंग करते हैं किसी स्पेसिफिक साइट से, हमने कहा कि हमें क्या कोई जीन चाहिए और वो जो जीन है तो वहीं से हम क्या करेंगे, डीएनए की कटिंग करेंगे और उसी साइट को हम क्या कहते थे, रिकॉग्निशन साइट कहते थे। यानी वो विशिष्ट जगह जहाँ से हम डीएनए की कटिंग कर रहे हैं। सी है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? क्या आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, वहाँ पे आपको एक जैसा ही दिखाई मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल में आपके बुक में क्या एग्जांपल दिया था, मलयालम का। ये क्या है, मलयालम है। अगर आप आगे से पढ़ोगे तो आपको जो स्पेलिंग है वो सेम दिखाई देगी और पीछे से भी पढ़ोगे तो आपको जो स्पेलिंग है वो सेम दिखाई देगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो सेम पढ़ रहे हो। तो हमने क्या लिखा, मलयालम की स्पेलिंग लिखी, हमने कहा मलयालम। तो आपने आगे से पढ़ा MALAYALAM। और अगर आपने पीछे से यहाँ से अगर आपने पढ़ा तो आपको एक ही जैसी स्पेलिंग मिली। और यहाँ से आपने पढ़ा MALAYALAM। आपको दोनों जगह से जो स्पेलिंग दिख रही है वो सेम दिख रही है। कुछ इसी प्रकार के सीक्वेंस को हमने मलयालम कहा था। तो हमने कहा था जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, जब वो क्या करेंगे, वहाँ पे डीएनए की कटिंग करेंगे। तो डीएनए की कटिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। यानी कि कुछ ऐसे ही सीक्वेंस वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, लेकिन ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे डीएनए की कटिंग हो रही है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि डीएनए की कॉपी के लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तीनों चीज़ों को हमने देख लिया है कि किसका क्या यहाँ पे मतलब होता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो लास्ट बचा है, वो है ORI। क्या होता है ORI, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे प्लाज्मिड में कुछ ऐसे विशिष्ट स्थान होते हैं जिसे हम ORI कहते हैं, जो कि वहाँ पे डीएनए की कॉपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा डीएनए की कॉपी के लिए, ORI होगा। क्योंकि जितनी कॉपी प्लाज्मिड की बनेंगी उतनी ही कॉपी वहाँ पे डीएनए की बनेंगी, क्योंकि उसी प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो पीस ऑफ डीएनए है वो डाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है एंटीबायोटिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज। एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज। यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है एज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। सेकेंड है टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन, टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स, और लास्ट है एज सेलेक्टेबल मार्कर। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट। यानी कि ये उस सीक्वेंस को बताता है जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, यानी कि डीएनए की कॉपी वहां से होती शुरू होती है। सेकेंड है टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि वो जो कल्चर है उसे इन्फेक्शन फ्री रखना। सी है टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर, यानी कि जो हेल्दी वेक्टर है, जो अच्छा वेक्टर है, उसे सेलेक्ट करने में ये यूज़ होता है, या फिर एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ होता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होते हैं,
ऐसे जीन जो कि क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करती हैं या मारती हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होता है कि जहाँ पे जिस भी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा वो क्या होगा, वहाँ पे एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा वो वहाँ पे, क्योंकि उसके पास क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब ये जीन क्या करेगा, वो जो एंटीबायोटिक है उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। तो इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए कुछ कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो किल नहीं होते हैं, वो मरते नहीं हैं एंटीबायोटिक से। सेकेंड बात आपको क्या बताई गई थी कि हर एक एंटीबायोटिक्स बहुत टाइप की होती है और अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स के लिए अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे होंगे। तो इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस प्रकार से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका यूज कर रहे थे, हमने कहा एज सेलेक्टेबल मार्कर। यानी कि इनके द्वारा हम क्या पता लगा रहे थे, हम पता लगा रहे थे कि हमारी जो सेल है कौन सी रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इस प्रोसेस को हमने बहुत डीपली पढ़ा था। हमने देखा था जब हमने PBR 322 के बारे में देखा था तो वहाँ पे कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर थे। हमने कहा था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, दो प्रकार के यहाँ पे क्या थे, सेलेक्टेबल मार्कर थे। तो इस प्रकार से आपने जाना कि सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में टिक करेंगे। उसमें आपसे पूछा गया है देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड ECOR1, यानी कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल दिया गया है जिसका नाम है ECOR1 है। तो क्या बताया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो DNA की कटिंग मिड पार्ट से करते हैं, यानी कि बीच से करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है व्हाट डज CO पार्ट इन इट स्टैंड फॉर, यानी कि आपसे पूछा गया है कि ये जो इसका पार्ट है CO यानी कि इसमें क्या है, पहले E है, फिर CO है, फिर R है, फिर I है। तो ये जो CO पार्ट है ये कहाँ से लिया गया है, आपके पास चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को आपने पढ़ना है और आपने देखना है कि ये जो CO वाला जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो कहाँ से लिया गया है। जब हमने पढ़ा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उनकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, तब हमने पढ़ा था कि कौन सा पार्ट हम कहाँ से लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आंसर को टिक कीजिए। तो हमने क्या कहा था, हमने जब कहा था कि किस प्रकार से हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग करते हैं, तो हमने कहा था जो पहला जो लेटर होता है वो जीनस से आता है, सेकंड जो दो लेटर होते हैं वो स्पीशीज से आते हैं, और उसके बाद हमने क्या कहा था, जो वहाँ पे जो नंबर आता है, वहाँ पे जो आर होता है, आर वहाँ पे क्या करता है, स्ट्रेन को इंडिकेट करता है, और नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे कि किस सीक्वेंस में ये डिस्कवर हुआ है। तो क्या होता है यहाँ पे जो CO स्टैंड करेगा, किसके लिए करेगा, कोलाई के लिए। बहुत इजी है, यहाँ पे CO ही बता रहा था कि वो कोलाई के लिए यहाँ पे क्या करेगा, स्टैंड करेगा। सेकेंड जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, इन्होंने कहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई है क्योंकि वी कैन सी DNA बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, DNA को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बी कहता है द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड। सी कहता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्योरीफाई फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज इन विट्रो, और लास्ट है वी कैन कट DNA एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक DNA। अब आपको इनमें से बताना है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो किस प्रकार से यहाँ पे क्या है, किस प्रकार से पॉसिबल हो पाई है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो है सी है, जिसमें कहा गया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड
फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे पॉसिबल हो पाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया है द बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, यानी कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो आपके पास सबसे पहला जो आया है क्लोस्ट्रीडियम, बी है बैसिलस, सी है स्यूडोमोनास और लास्ट है एग्रोबैक्टीरियम। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो बैक्टीरिया है जिसे हम जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। चलिए, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास बी आएगा। एग्रोबैक्टीरियम कॉमनली कहाँ पे यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ अ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद, यानी कि हम डीएनए प्रेसिपिटेशन को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं मिक्सचर में से। हमने क्या किया था, हमने क्या किया, डीएनए को जब हमने आइसोलेट किया तो वहां पे क्या थे, वहां पे जो डीएनए था डीएनए के साथ और भी क्या थी, अशुद्धियां थी। अब हमने क्या करना है, डीएनए का प्रेसिपिटेशन हमने वहां पे प्राप्त करना है। तो डीएनए का जो प्रेसिपिटेशन है वो हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। आपके पास चार यहाँ पे मेथड दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मेथड वहाँ पे डीएनए के प्रेसिपिटेशन में यूज होता है। आपने इमेज भी देखी थी जब आपने देखा था कि ऊपर जो व्हाइट कलर का वहाँ पे डीएनए आपको दिखाई दिया था, फिर उसके बाद स्पूलिंग से उसे निकाला गया था, यानी कि स्पून लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट था, उससे जो डीएनए है उसे बाहर निकाला गया था। आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो मेथड है वो यहाँ पे यूज होता है। सबसे पहला है चिल्ड क्लोरोफॉर्म, यानी कि ठंडी क्लोरोफॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं। सेकेंड है मेथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, थर्ड है चिल्ड एथेनॉल और लास्ट है आइसोप्रोपेनॉल। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा केमिकल है वहाँ पे यूज होता है डीएनए को सेपरेट करने के लिए और डीएनए प्रेसिपिटेट को प्राप्त करने के लिए। तो बहुत इजी है, यहाँ पे हमने किसकी बात की थी। अब आप यहाँ पे चिल्ड क्लोरोफॉर्म और चिल्ड एथेनॉल में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने बात की थी अल्कोहल की। जब भी यहाँ पे डीएनए प्रेसिपिटेशन की बात आती है तो हमने अल्कोहल की बात की थी। अल्कोहल क्या है, यहाँ पे एथेनॉल है। तो कैसी एथेनॉल होगी, आपको ये याद रखना है, चिल्ड, यानी कि ठंडी एथेनॉल में हम क्या करते हैं, डीएनए को डाल देते हैं और वहाँ से हम अपना जो एथेनॉल जो डीएनए का जो प्रेसिपिटेट है उसे यूज करते हैं। तो दोनों ऑप्शन में से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे चिल्ड आ गया है तो आपने आगे देखना है कि वहाँ पे अल्कोहल हो, और अल्कोहल यानी कि वहाँ पे एथेनॉल होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चिल्ड एथेनॉल में जब हम क्या करते हैं, डीएनए डालते हैं, उसमें क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसमें से वो अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं और डीएनए हमें प्रेसिपिटेट के रूप में वहाँ पे देखने को मिलता है। सो क्लास, आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।